लोकसभा चुनाव 2019 के लिए 7वें चरण के चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो चुका है। 6 चरण का मतदान हो चुका है, 7वें चरण का मतदान बाकी है। 19 तारीख को बाकी की बची जो 59 सीटें हैं उस पर देश की जनता अपना फैसला सुना देगी। उसके बाद 23 तारीख को नतीजे आएंगे और तस्वीर साफ होगी कि सरकार बन किसकी रही है। जाहिर सी बात है, अगर बीजेपी बहुमत में आती है, एनडीए बहुमत में आता है तो प्रधानमंत्री के नाम को लेकर कोई पसोपेश नहीं है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, सत्ता बरकरार रहेगी। लेकिन असल सवाल उठता है कि अगर बीजेपी या एनडीए को बहुमत नहीं मिलता है तो आखिरकार ऊंट किस करवट जाकर बैठेगा, और उस स्थिति में देश का नया प्रधानमंत्री विपक्ष अपनी सियासत को सहेजने में जुटा हुआ है। सवाल यह है कि क्या चुनाव बाद अगर बीजेपी और एनडीए को बहुमत नहीं मिलता है तो क्या विरोधी दल अपने आपसी विवाद को भूलकर एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, या फिर स्थिति यह होगी कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अगले कुछ समय में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनकी राय हम जानेंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल पंडित बड़े पैमाने पर दावा कर रहे हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि स्थिति तो कमोबेश ऐसी ही नजर आती है कि बीजेपी या फिर एनडीए इस स्थिति में आ जाएगी कि वो सरकार बनाए, और ऐसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर से बनेंगे नरेंद्र मोदी, और इस नाम को लेकर ऐसी स्थिति में कोई उलझन नहीं होने वाली है। लेकिन उसके साथ ही आप कुछ और दिलचस्प बातें हैं वो आप जानिए कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल एक बार फिर से मोदी सरकार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनके साथ साथ कौन कौन से हैं वो आप देखिए, बड़े चेहरे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। एनडीए में कुल मिला लिया जाए तो इस वक्त करीब करीब 40 पार्टियां हैं, यानी 40 दल भाजपा के साथ हैं। बड़े चेहरे की अगर हम बातचीत कर लें, उद्धव ठाकरे हैं, नीतीश कुमार हैं, रामविलास पासवान हैं, प्रकाश सिंह बादल हैं, के पलानीसामी हैं, एस रामदोस जैसे बड़े दल के नेता मोदी के साथ हैं और उन्हें एक बार फिर से पीएम बनते देखना चाहते हैं और खुले तौर पर इस बात का ऐलान कर भी चुके हैं। यानी मौजूदा स्थिति में अगर एनडीए बहुमत में आता है तो पीएम के नाम को लेकर कोई पसोपेश नहीं है। और आपको यह भी बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रधानमंत्री मोदी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, अमित शाह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और दावा यह किया गया कि सरकार एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की ही बनेगी। बहुत शानदार रहा चुनाव, एक सकारात्मक भाव से चुनाव हुआ और थोड़ा वेरीफाई कर लेना चाहिए, लेकिन मेरा मोटा मोटा मत है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार 5 साल पूरे करके दोबारा जीत करके आए, ये शायद देश में बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है, बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो ये बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कही गई वो आपने सुना, लेकिन हमने खासतौर पर प्रधानमंत्री से भी बातचीत की थी। इंडिया न्यूज को एक इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। फिर एक बार मोदी सरकार ये देश ने तय कर लिया है। हमने मैनिफेस्टो में जो भी कहा है, एक भी ऊपर है दूसरा नीचे, ऐसा नहीं है। सब के सब हमारे लिए बहुत ही पवित्र मुद्दे हैं और सभी मुद्दों पर पवित्रतापूर्वक काम करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और साथ मनीष जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। एक सवाल, एक रिएक्शन मनीष जी का, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मनीष जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या समझ में आया? इंटरव्यू के दौरान बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या कुछ समझ में आया? और जितनी मेहनत प्रधानमंत्री मोदी ने की है, आपको लगता है कि वो शायद ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बीजेपी ज्यादा कॉन्फिडेंट है? देखिए, आत्मविश्वास से लबरेज तो राकेश दिखाई दे रहे थे प्रधानमंत्री, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इन चुनावों में जो एक चीज तस्वीर सामने आई है राकेश, वो तस्वीर ये है कि नेता अब ज्योतिषाचार्य भी होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि सभी ने खूब पसीना बहाया। प्रधानमंत्री लगभग 150 रैलियों के करीब, उन्होंने ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, 150 के लगभग की आज तक की जो रैलियों की बात है उन्होंने की है, और राहुल ने 10-15 रैलियां, इनसे कम। तो पसीना खूब बहा है, दर दर जाकर अपनी बात कहने की कोशिश की है। प्रतिपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है कि उन मुद्दों से भटक गए जिन मुद्दों पर 5 साल ये सरकार चली और सरकार ने कामकाज किया। लेकिन एक नया मुद्दा आया राष्ट्रवाद का, और राष्ट्रवाद के मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि शायद उनकी नैया की वैतरणी पार कर ले। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन विपक्ष इस वक्त सोच क्या रहा है? और अगर यूपीए को बहुमत मिल जाता है, यूपीए इस स्थिति में आ जाता है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में है, तो जाहिर सी बात है फिर वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री के नाम को लेकर भी शायद पसोपेश ना हो। वैसी स्थिति में जाहिर तौर पर एक नाम होगा, वो राहुल गांधी का ही होगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब ये जान लीजिए कि यूपीए में बड़े बड़े दल कौन से हैं, बड़े नेता कौन कौन से हैं जो सीधे तौर पर कांग्रेस को समर्थन करने वाले हैं। यानी यूपीए
कि इस स्थिति में अगर यूपीए सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो राहुल गांधी के नाम पर सहमति बनेगी। यूपीए में शरद पवार हैं, तेजस्वी यादव हैं, एचडी देवगौड़ा हैं, एमके स्टालिन हैं, एमडीएमके के बड़े नेता हैं वाइको, और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता है, बड़े चेहरे हैं। राहुल गांधी ने भी इंडिया न्यूज से खासतौर पर बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 5 साल पहले आप ही लोगों ने कहा था नरेंद्र मोदी 10 साल प्रधानमंत्री बनेंगे। आज आप ही कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। तो मेन थीम तो यह है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं। अब जहां तक अगले प्रधानमंत्री की बात है, जैसे मैंने कहा। मनीष जी, एक क्विक रिएक्शन आपका। राहुल गांधी की बातें आपने सुनी, लेकिन जो कांग्रेस के नेताओं के बयान आए हैं वो इस बात को लेकर शायद उतने आश्वस्त नहीं है कि यूपीए इस स्थिति में आए कि वो सरकार बनाए और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। देखिए, जिसका कोई आधार नहीं, जमीन पोली है। आपने मेहनत जरूर की है, लेकिन ये कहीं भी आप आश्वस्त होकर नहीं कह सकते कि आप सामने वाली पार्टी हार रही है और आप जीतकर सरकार बना रहे हैं। राहुल को यह समझना चाहिए था, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी राजनीति में दक्षिण से लेके उत्तर, उत्तर से लेके पश्चिम और पश्चिम से पूरब सभी नेताओं को इस बात का गुमान है कि शायद वो प्रधानमंत्री बन जाएं। इस पे राकेश, किसी ने कहा है तूफान में हमने कश्तियों को डूबते देखा है और अहंकार में व्यक्तियों को। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे, और एक और स्थिति होगी। वो स्थिति ये हो सकती है कि ना फिर भाजपा को समर्थन मिले, ना फिर यूपीए को समर्थन मिले। तो ऐसी स्थिति में एक जो तीसरा विकल्प हो सकता है कि गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी सरकार इस देश में भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो सवाल यह होगा कि पीएम कौन होगा, और इसमें फॉर्मूले कई हैं। हम पहले फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे, और पहले फॉर्मूले पर चर्चा यह है कि ममता बनर्जी इस स्थिति में प्रधानमंत्री पद की बड़ी दावेदार हो सकती हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार ममता बनर्जी ही क्यों? तो इन सवाल का भी जवाब आप जान लीजिए। सवाल तो यह है कि ममता पिछले कुछ सालों से बीजेपी और मोदी सरकार के लिए लगातार बड़ी चुनौती बनी है। लगातार उन्होंने चुनौती पेश की, और इसके पीछे उनकी मंशा यही रही है कि बीजेपी विरोध के नाम पर अपने चेहरे को सबसे ज्यादा वो एस्टेब्लिश कर पाए। पश्चिम बंगाल में अगर बेहतर प्रदर्शन होता है तो भी केंद्र में उनकी भूमिका बड़ी हो सकती है। मोदी विरोधी जो सभी क्षेत्रीय दल है उनका समर्थन है। कोलकाता में हमने रैली देखी थी। टीआरएस, बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस और टीडीपी का समर्थन मिल सकता है। लगातार इनके नेता उनके संपर्क में रहे हैं। लेफ्ट, पीडीपी और आप भी इस मुद्दे पर उन्हें समर्थन दे सकते हैं अगर उनका दावा मजबूत होता है। बीजेपी को रोकने के लिए यूपीए का भी समर्थन मिल सकता है अगर ऐसी स्थिति में जब यूपीए की सीटें काफी कम रह जाती हैं और राज्य में सरकार चलाने के साथ साथ केंद्र में भी वो मंत्री रही हैं, इसका भी उन्हें अनुभव है। अब क्या कुछ ममता बनर्जी ने कहा है इस पूरी चुनावी रस्साकशी के बीच, वो भी सुन लीजिए। মা বোনেরা আগে দেবে, মা বোনেরা রক্ষা করবে। আমার এই বঙ্গ জননী, আমার এই বঙ্গ জননী, আমার এই বঙ্গকন্যা, বঙ্গ মাতা, মনে রাখবেন আপনাদেরই আগামী দিন বিজেপিকে রুখতে হবে। একটা ভোটও দেবেন না, কোথাও ঢুকতে দেবেন না। তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিন, বিজেপিকে বিদায় দিন, উল্টে দিন, পাল্টে দিন, দিল্লিটাকে পাল্টে দিন। चलिए, पहले विकल्प की हमने बातचीत कर ली। अब दूसरा विकल्प क्या हो सकता है गैर भाजपा या फिर गैर कांग्रेसी सरकार बनने की स्थिति में? दूसरा बड़ा नाम आ सकता है मायावती का। यानी अगर परिस्थितियां उनके मुफीद हुई तो एक नाम जिसे आगे किया जा सकता है भावी प्रधानमंत्री के तौर पर, वो मायावती का नाम हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिरकार क्यों? तो इस सवाल के कुछ जो जवाब हैं और जो फैक्टर्स हैं उन पर भी आप नजर डाल लीजिए। यूपी में अगर महागठबंधन को करीब 50 सीटें मिल जाती हैं तो यह एक बड़ा आंकड़ा हो सकता है और ऐसी स्थिति में मायावती की दावेदारी मजबूत हो सकती है। अखिलेश यादव, अजित सिंह और कुमार स्वामी समेत कई बड़े ऐसे नेता हैं जो उन्हें समर्थन दे सकते हैं। कांग्रेस भी इस आधार पर समर्थन दे सकती है कि देश को पहला दलित पीएम मिल जाए। कांग्रेस को ये स्थिति, तो ये समीकरण ऐसे हो सकते हैं। अब क्या कुछ मायावती ने कहा है वो भी सुन लीजिए। जो हमें इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लोगों का जो हमें रुख नजर आ रहा है, उनका जो जहन बदला हुआ नजर आ रहा है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार चुनाव में पीएम श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नैया डूब रही है। तो चलिए, ये मायावती की अपने बातचीत सुनिए। अखिलेश यादव ये कह चुके हैं कि अगला प्रधानमंत्री यूपी से ही होगा और वो नया प्रधानमंत्री होगा। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा वो भी सुन लीजिए। देश को नई सरकार मिलेगी और देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। ये प्रधानमंत्री कौन होगा पहले ये बताइए, आपका कैंडिडेट कौन है? नहीं, हम और आदरणीय अजीत सिंह जी, हाँ जी, और आदरणीय मायावती जी 23 के बाद एक दूसरे से बैठ करके राय मशवरा करके फैसला लेंगे।
लेकिन आप तीनों में से ही कौन है कैंडिडेट? नहीं, मैं तो कैंडिडेट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं बनाने के लिए साथ दूंगा। हाँ। और हम तीनों लोग बैठ करके राय करेंगे। तो कई चीजें ऐसी बनेंगी, रिजल्ट आने से पहले बन जाए, रिजल्ट आते आते बन जाए। हाँ। जो मैं समझता दिखाई देगा। आप तो अखिलेश यादव ये मानकर चल रहे हैं कि वो किंग मेकर की स्थिति में होंगे और अगला नया पीएम यूपी से ही होगा। ऐसी स्थिति में मायावती की दावेदारी मजबूत हो सकती है। लेकिन सोचिए कि एक स्थिति ऐसी आए जब ममता बनर्जी की दावेदारी खारिज हो जाए, मायावती की दावेदारी खारिज हो जाए, तो तीसरा विकल्प क्या हो सकता है? इस पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का नाम आगे आ सकता है, वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार वजह क्या है जिन पर केसीआर की दावेदारी मजबूत होगी? तो ये भी आप जान लीजिए। गैर बीजेपी दलों के साथ फेडरल फ्रंट की सरकार बना सकते हैं और हाल फिलहाल में अगर आपने चुनावी गतिविधियों पर गौर किया होगा तो लगातार वो फेडरल फ्रंट की वकालत करते हुए नजर आए हैं। लगातार नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है और फेडरल फ्रंट अगर बन जाता है तो दक्षिण भारत से देश को एक और प्रधानमंत्री मिल जाएगा। तेलंगाना में उन्होंने अच्छा काम किया है, इसकी वजह से लोकप्रिय नेताओं की उनकी छवि रही है। और ऐसा ही कुछ स्थिति, ऐसी ही कमोबेश स्थिति चंद्रबाबू नायडू के साथ भी है। वो भी कांग्रेस और बीजेपी के बिना तीसरे मोर्चे की सरकार अगर बनती है और केसीआर की दावेदारी उतनी मजबूत नहीं होती है तो उनकी भी दावेदारी बनती है। अब सवाल यह उठता है कि अगर चौथे विकल्प या चौथे दावेदार के तौर पर चंद्रबाबू नायडू सामने आते हैं तो उसकी वजह क्या है, यह भी आप समझ लीजिए। चंद्रबाबू नायडू जो है वो पूर्व पीएम देवेगौड़ा के समर्थन से प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी के साथ मंच साझा करते नजर आए हैं। जब वो बैठी थी, धरने पर बैठी थी कोलकाता में, आंध्र में तीसरी बार सरकार चलाने का बड़ा अनुभव है, आईटी समेत कई क्षेत्रों में काम करने का उनका अनुभव है, उनका एक अपना डेवलपमेंट का एजेंडा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कम सीटें आने पर क्या बीजेपी आसानी से इतनी हार मानेगी? इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन जो चार विकल्प हैं इस पर हम मनीष जी से एक रिएक्शन लें। मनीष जी, आपकी एक टिप्पणी। कि ये जो चारों हमने नेताओं के जो रिएक्शन दिखाए, इसमें सबके दिलों में एक लड्डू तो जो है वो फूट रहा है कि आखिर बिल्ली के भाग से छीका टूटा तो शायद मेरा नाम आ जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। ये समझना जरूरी है कि दो दल जो कि आमने सामने है, कांग्रेस और बीजेपी, इस बार पुरजोर कोशिश की है, पुरजोर ताकत लगाई है। ये मोदी बनाम मोदी चुनाव है। 2014 के मोदी और 2019 के मोदी, जो खून पसीना बहा है वो इतनी आसानी से जाने नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ साथ राहुल ने भी अपनी स्थिति सुधारने की पूरी कोशिश की है। प्रियंका गांधी को लाकर यूपी में कुछ वो चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होगा। महागठबंधन साथ है, सपा, बसपा, रालोद ये साथ है। लेकिन अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जब अगर मोदी के सामने एक ऐसा गठबंधन सामने लाने की बात होगी, एक मजबूत प्रतिपक्ष की बात होगी, तो ये मानिए कि कहीं ना कहीं सब एक साथ आएंगे। और मुझे लगता है मनमुटाव भुलाकर केवल अगर बीजेपी और मोदी को शिकस्त देनी है तो शायद ये एक छत के नीचे आ जाएं। लेकिन कितने दिन रहेंगे? ठीक है, लेकिन मनीष जी, एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी इतनी आसानी से हार मान लेगी? अगर मान लीजिए कि बीजेपी और एनडीए इस स्थिति में ना आए कि उनको बहुमत मिल जाए और उन्हें दूसरे दलों का समर्थन मिल सकता है, इस बात की संभावना तलाशी जाए, तो फिर से एक बार नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो इसका जवाब यह है कि टीआरएस, बीजेपी, बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ऐसे दल हैं जिनसे शायद बीजेपी या फिर एनडीए को समर्थन मिल जाए, वो एनडीए का हिस्सा बन जाए, समर्थन दे दें और ऐसी स्थिति में जो सीटों की कमी रह जाए वो शायद ये दल भरपाई कर दे और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी इस देश की सत्ता पर आसीन हो जाए, एक बार फिर से वो प्रधानमंत्री फिर से बन जाए। ये स्थिति होगी क्या मनीष जी? क्योंकि इतनी आसानी से तो जाहिर सी बात है अगर कुछ सीटें कम रह जाती हैं, दावा तो किया गया है, तो इतनी आसानी से बीजेपी तो हार नहीं मानेगी। ऐसे में शायद इसीलिए गाहे बगाहे बातचीत किया जा रहा है, संपर्क किया जा रहा है इन नेताओं से। देखिए राकेश, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में सबसे बड़े दल के रूप में बीजेपी ही होगी। सीटों के आंकड़े और बाजीगरी जो ज्योतिषाचार्य बने हुए हैं नेता और जो दावा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है अगर हम उस बात को दीगर रखें तो निश्चित ही डोरे डालने का काम शुरू हो चुका है। हमने दक्षिण में देखा कि केसीआर से स्टालिन की मुलाकात और अंदर ही अंदर लगातार नेताओं के बीच में बातचीत चल रही है और एक दूसरे को मनाने का, मान मनोबल का ठुड्डी पर हाथ लगा के उनको मनाने का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन जो हमने समीकरण अभी दिखाए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यही समीकरण काम करेंगे और इसके साथ साथ बीजेपी ये देखेगी कि वो अपनी मजबूत स्थिति में कैसे रहे जिसके चलते कि कोई भी उसके गठबंधन का जो दल है उस पर हावी ना हो और उसके साथ साथ शाह मोदी की जोड़ी की बात हमेशा चलती रहे।
चलिए ठीक है मनीष जी, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या कुछ समीकरण बन सकते हैं? चूंकि 7वें चरण का करीब करीब चुनाव हो चुका है, सिर्फ 59 सीटें बाकी हैं। 19 तारीख को मतदान हो जाएगा, देश की जनता अपना फैसला सुना देगी। उसके बाद समीकरण इस बात के होंगे कि इन सारे विकल्पों पर सारे दल गौर फरमाएंगे। बीजेपी एनडीए अपनी गोटी सेट करेंगे, कांग्रेस यूपीए अपनी, साथ ही जो तीसरे फ्रंट की जो बातचीत हो रही है, फेडरल फ्रंट की बातचीत हो रही है, वो भी इस बात की संभावना तलाशेंगे कि कैसे देश की सत्ता तक वो पहुंचे। इस पर चर्चा आगे भी होती रहेगी, लेकिन फिलहाल अभी के लिए बस इतना। Presented by Havells Lighting, better light, better life. Co-presented by Vimal, बोलो जुबा के